चलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और इन्फॉर्मेशन ये है, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और मुझसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख के रखा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे लोगों का कॉल नहीं उठा पाता, उन्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि इन सारे बंदों का जो भी क्वेश्चंस होता है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, और इन सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं एक वीडियो बना के ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, जिससे कि उन्हें सारे आंसर मिल जाएं। और आने वाले टाइम में भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें भी सारे आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट। बहुत सारे बंदे मुझे पूछते हैं कि सर आईटी इंडस्ट्री में किस टाइप का प्रोसेस होता है। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लोगों का होता है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब डूइंग इन डेवऑप्स प्रोफाइल। डेवऑप्स प्रोफाइल में किस टाइप की जॉब होती है। बहुत सारे बंदे डेवलपमेंट बैकग्राउंड से होते हैं, जो 10-10 साल से डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है। क्यों क्वेश्चन इसलिए होता है कि वो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, अब उन्हें सडनली वो मार्केट में ये सुनने को मिलता है, यार डेवऑप्स प्रोफाइल में बहुत जॉब आ रही है आज के टाइम पे आईटी इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में। बट उनके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि हम तो इतने सालों से डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हम डेवऑप्स प्रोफाइल में जाते हैं तो किस टाइप की जॉब हमें मिलेगी, किस टाइप का काम हमें इंडस्ट्री में करना होगा। ये क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है, जो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। ये क्वेश्चन सिर्फ डेवलपमेंट वाले बंदों का नहीं होता है। कई ऐसे बंदे भी होते हैं जो बहुत सालों से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, लाइक ओएस एडमिनिस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, ओएस की ट्रबल शूटिंग पे काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग पे काम कर रहे हैं, राइट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं कई सालों से आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, ऑन प्रोमाइसिस डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं। अब वो डेवॉप्स प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में भी क्वेश्चन होता है कि किस टाइप का जॉब हमें मिलेगा, किस टाइप का काम हमें डेवॉप्स प्रोफाइल में करना होगा, राइट। ये सारे क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ टू स्विच योर सेल्फ अदर आईटी जॉब टू डेवऑप्स प्रोफाइल, राइट। तो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है थोड़ा, कि हम आईटी इंडस्ट्री में अदर प्रोफाइल पे हैं, हम अपने आप को डेवऑप्स प्रोफाइल पे लेके जाना चाहते हैं, तो कैसे स्विच करेंगे। इस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ टू मैनेज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज कर सकते हो। प्रीवियस एक्सपीरियंस का मतलब, आप डेवलपमेंट में 10 साल से हो, डेवॉप्स में जाओगे तो अपने पुराने एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज करोगे। आपका पुराना एक्सपीरियंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का है, आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में डेटा सेंटर में स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल कॉन्फ़िगर किए, इंस्टॉलेशंस किए, सब कुछ आपने किया। आप अगर डेवॉप्स प्रोफाइल में जाओगे तो आप अपने इन एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज करोगे, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप 10 साल से लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर में काम कर रहे हो, पैचिंग अपडेट में काम कर रहे हो, मॉनिटरिंग में काम कर रहे हो, राइट, मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, एक्टिव डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। आप डेवॉप्स में जाओगे तो पुराना एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज करोगे, ये डिस्कस करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, हाउ टू गेट जॉब फ्रेशर गाइस। फ्रेशर बंदे कैसे जॉब ले सकते हैं आईटी इंडस्ट्री में आज के टाइम पे, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे फ्रेशर बंदे मुझे मैसेज करते हैं जो 2018 के पास आउट, 19, 20, 21 के पास आउट हैं। वो अपने आप को डेवॉप्स प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, तो कैसे लेके जाएंगे अपने आप को, कैसे जॉब लेंगे, इन टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज। आप अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि सब कुछ मैंने आपको बता दिया, आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट बता दिया, आप अपने आप को कैसे डेवॉप्स प्रोफाइल पे स्विच करोगे, क्या क्या लर्न करना होगा आपको, सब कुछ मैंने बता दिया। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होगा, क्योंकि फोकस नहीं है तो आप लर्न नहीं कर पाओगे, और लर्न नहीं कर पाओगे तो आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। एक बार में आपको चार काम नहीं करना है, एक ही काम आपको करना है। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन, इनका आंसर मैं देने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट। तो आते हैं फिर हम लोग डायग्राम में।
ठीक है। आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईटी इंडस्ट्री करती क्या है, आईटी इंडस्ट्री में क्या काम होता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या करती है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या करती है? फूड डेवलप करती है। क्या करती है? फूड डेवलप करती है, अनाज डेवलप करती है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या करती है? फूड डेवलप करती है, अनाज डेवलप करती है। इनकी नीड किसे होती है? मुझे होती है, आपको होती है। क्यों होती है? पेट को भरने के लिए। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में हर इंसान को फूड की नीड है। समझ आ रही है मेरी बातें? हर इंसान को फूड की नीड है। डेवलप कौन कर रही है फूड को? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फूड को डेवलप करती है, डेवलप करने के बाद उसे पैकेट में बनाती है, फिर उसे डिलीवर करती है ना, कस्टमर तक डिलीवर होता है, हम लोग उसे बाय करते हैं तो पैसे देते हैं। जब हम लोग पैसे देते हैं तो वापस उस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तक पैसे हिरार्की के सिस्टम में पहुंचता है। ठीक है ना, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जहां पे भी फूड डेवलप कर रही है, वहां से हमारे तक एक हिरार्की सिस्टम में पहुंचता है। डेवलप किया, पैकेट किया, पैकेट करने के बाद किसी इंडस्ट्री को बेचा, वो इंडस्ट्री छोटे छोटे दुकानों को दिया, छोटी दुकानों से हम लोगों ने बाय किया, हम लोगों ने छोटी दुकान को पैसा दिया, पैसा वापस हिरार्की के सिस्टम में उस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तक गया, तो जाके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का रेवेन्यू आया। समझ आ गई? तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किसके लिए चल रही है? हमारे लिए। हमें नीड है फूड की, इसीलिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मार्केट में टिकी हुई है। अगर हम इन फूड की जगह कुछ और कंज्यूम करने लगे अपने पेट को भरने के लिए, तो हो सकता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बंद हो जाए। मानते हो इस बात को? ऐसे सेकंड एग्जांपल, अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करती है? कार बनाती है ना, कार बनाती है, गाड़ियां बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है। क्यों बनाती है? हमारे लिए। क्यों? हमें कार की नीड क्यों है? हमें मोटरसाइकिल की नीड क्यों है? एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने के लिए हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, बस का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें नीड है। बनाती कौन है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हम कार बाय करते हैं, पैसा देते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास जाता है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आईटी इंडस्ट्री क्या करती है। अगर आईटी इंडस्ट्री क्या करती है, उसके काम करने का तरीका, उसका प्रोसेस समझ जाते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट का। ठीक है, चलो। तो आईटी इंडस्ट्री क्या करती है? आईटी इंडस्ट्री मार्केट में सॉफ्टवेयर्स बनाती है। क्या करती है? सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट करती है। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर्स की नीड किसको होती है। अगर ये समझ जाओगे तो आप पूरा हिस्ट्री समझ जाओगे। सॉफ्टवेयर की नीड मुझे होती है, आपको होती है। आपने कभी नोटिस किया है, हम लोग अपनी लाइफ का हर एक काम आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, रात को सोने के पहले तक सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा काम कर रहे हैं। राइट, एग्जांपल देता हूँ। हमारे वर्ल्ड में जब पहले सॉफ्टवेयर नहीं था, तो हम लोग कैसे काम करते थे? सब कुछ फिजिकली, सब कुछ फिजिकल। हमारे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर नहीं था, सब कुछ फिजिकली काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको ट्रेन की टिकट बुक करना है। क्या करते थे? आप रेलवे स्टेशन में जाके लाइन लग के टिकट बुक करते थे। फ्लाइट की टिकट बुक मैनुअली। समझ आ रही है? सब कुछ ऐसे होता था। मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपसे फिजिकली बैठ के बात करता था, लेकिन आज सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को एक किसी को मैसेज भेजना है तो मैं लेटर लिखता था, लेटर देता था, पोस्टमैन लेके जाता था, ऐसे मैसेज डिलीवर होते थे। अब कैसे होते हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आप अगर नोटिस करें, अपनी लाइफ का हर एक काम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो आप। किसके थ्रू? मुझे भूख लगी है, मैं जोमेटो स्विगी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। मुझे फ्लाइट की टिकट बुक करना है, ऑनलाइन गया, सॉफ्टवेयर के थ्रू बुक कर लिया। मुझे आपसे वीडियो कॉल पे बात करना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू बात कर रहा हूँ। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा हूँ। समझ में आ रही है? मुझे कोविड 19 की वैक्सीनेशन लगानी है, मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना शेड्यूल बुक कर लिया। मुझे कोई ऑर्डर करना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब ए टू जेड सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करनी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लिया। मतलब ए टू जेड आप अपनी लाइफ का हर एक काम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो। तो अब बात आती है, सॉफ्टवेयर कोई तो होगा जो बना रहा होगा।
तो सॉफ्टवेयर्स बनाने वाली कंपनी आईटी इंडस्ट्री होती है। आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या होता है, फूड्स डेवलप होते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, कार डेवलप होते हैं। आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट होता है। समझ आ रही? सॉफ्टवेयर्स की नीड किसे होती है, हमें आपकी। अब हर कंपनी अपना अपना अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर बिकता है, हम लोग उसके पेमेंट देते हैं, कंपनी को बेनिफिट होता है, कंपनी का रेवेन्यू आता है। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? तो अब हम लोग ये समझ अगर जाते हैं कि सॉफ्टवेयर को बनाने का बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका प्रोसेस कैसे चलता है, तो अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको आईटी का प्रोसेस मैनेजमेंट समझ आ जाएगा। ठीक है? तो मान लो यहाँ पर एक कंपनी है एक्स वाई जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड, या फिर ऐसे समझ लो यहाँ पर एक कंपनी है टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। ठीक है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ पर ऐसे समझ लो एक कंपनी है टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जा रही है। सॉफ्टवेयर कुछ भी ले लो आप, एक्स वाई जेड। ठीक है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जा रही है। इस कंपनी को सबसे पहले क्या करना होगा, कंपनी डिसीजन करेगी कि सॉफ्टवेयर जो भी हम लोग बना रहे हैं, राइट, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको कोड राइट करना होगा। सॉफ्टवेयर हो कुछ भी हो, एक्सवाइजेड, क्या कोड राइट करना हो, तो कोड को कौन सी लैंग्वेज में हम लोग राइट करें। बहुत सारी लैंग्वेज आपके मार्केट में है, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, गो, बहुत सारी है। ठीक है? हमने सिलेक्शन भी कर दिया लैंग्वेज का। अब क्या होगा, इस कोड को कौन राइट करेगा, तो उसके लिए इस कंपनी को डेवलपर चाहिए। क्या चाहिए, डेवलपर। अब अगर छोटा सा एप्लीकेशन होगा तो हो सकता है एक दो डेवलपर में काम हो जाए। अगर बड़ा एप्लीकेशन बना रही है, जैसे बड़ा एप्लीकेशन मतलब जैसे कि काइंड ऑफ ओएस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बनाती है ना ओएस, विंडो 10, तो ये तो बड़ा एप्लीकेशन है। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे डेवलपर्स चाहिए। तो डिसाइड करेगी कंपनी, छोटा काम है तो छोटे कम डेवलपर, बड़े काम है तो बड़े डेवलपर। हम यहाँ पर समझने के लिए ऐसे लेते हैं कि कंपनी ने दो डेवलपर्स हायर कर लिए। क्या कर ली, दो डेवलपर्स हायर कर लिए। कंपनी ने दो डेवलपर्स हायर कर लिए। अब दो डेवलपर्स हायर किए, दोनों डेवलपर को लैपटॉप असाइन कर दिया गया। उनके लैपटॉप में उबंटू डाल दिया या फिर विंडोज से रिलेटेड ओएस डाल दिया। जिस सॉफ्टवेयर में काम करने वाले हैं, जिसमें कोडिंग लिखने वाले हैं, उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, सब कुछ रेडी करके दे दिया। अब ये लोग यहाँ पर अपना कोड राइट कर रहे हैं। क्या कर, कोड राइट कर रहे हैं। कोड राइट इन्होंने कर लिया, कोड राइट किया। अब कंपनी क्या करेगी, जो कोड राइट किया है डेवलपर ने, उस कोड की क्वालिटी को टेस्ट करेंगे, उस कोड की सिंटैक्स को टेस्ट करेंगे। राइट? ऐसा तो नहीं कि कोड में कोई बग हो, कॉपीराइट्स हो, उसका सिंटैक्स सही है या नहीं है, सारी चीज चेक करेंगे। तो इन दोनों डेवलपर के कोड को कलेक्ट करेगी कंपनी। कैसे कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करने के बहुत सारे वे हैं। डेवलपर वन को बोले आप पेन ड्राइव में दे दो, डेवलपर टू को भी एक बोले एक पेन ड्राइव में दे दो। ऐसे अगर 100 डेवलपर होंगे तो 100 डेवलपर को बोले कि लाओ भाई पेन ड्राइव में दे दो। सारे डेवलपर का कोड पेन ड्राइव में लेगी और फिर मर्ज करेगी। कैसे मर्ज करेगी, मर्ज करेगी मैनुअल जैसे करना होगा, कोई एक्सपीरियंस डेवलपर रखेंगे, उनके थ्रू बोलेंगे भाई मर्ज करो। लेकिन ऐसे मैनुअल वे पे मर्ज करने में बहुत टाइम लग जाता था। तो कंपनी ने बोला कि कुछ ऐसा सिस्टम है जो इजी हो जाए मर्जिंग करने में भी। तो बिल्कुल है। तो कंपनी ने क्या किया, डेवलपर के सिस्टम में गिट इंस्टॉल कर दिया। क्या किया, गिट, गिट इंस्टॉल कर दिया और बोला डेवलपर को कि आप अपना कोड राइट करो, आप अपना कोड राइट करो। जब कोड आपके, आपको लगे कि आपके एंड से ओके है, तो आप कमिट करके एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी हमने बना रखा है गिटहब में, उस सेंट्रलाइज रेपोजिटरी में आप पुश कर दिया करना। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या किया है, एक यहाँ पर गिटहब सर्वर भी लगा के रखा है। क्या लगा के रखा है, गिटहब सर्वर। ठीक है? और डेवलपर के लैपटॉप में गिट।
इंस्टॉल। और गिटहब में एक रेपोजिटरी बना रखा है। रेपोजिटरी का लिंक इन दोनों डेवलपर को दे दिया गया है और कहा गया है कि जब भी आप कोड आपका आपके एंड से सक्सेसफुल हो जाए तो आप कमिट करके गिटहब में पोस्ट कर दिया करें। ऐसे 2000 डेवलपर होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2000 के 2000 डेवलपर को सेम लिंक दे दिया जाएगा। वो अपना कोड राइट करेंगे और गिटहब में आके पोस्ट कर दिया करेंगे। गिटहब में पूरा का पूरा कोड कलेक्ट हो जाएगा। तो कंपनी ने ऑटोमेशन सिस्टम यूज कर रखा है। पहले मैनुअल कर रही थी, मैनुअल हटा दी, पेन ड्राइव के थ्रू बहुत टाइम लगता। कंपनी ने क्या किया, सारे डेवलपर के लैपटॉप में गिट गिट इंस्टॉल कर दिया। डेवलपर को लैपटॉप असाइन करने से पहले जब उनके लैपटॉप में विंडोज डाला जाता था, सिक्योरिटी मेंटेन किया जाता था, पेन ड्राइव ब्लॉक करना। कोई भी कंपनी में अगर कोई इंप्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको एक लैपटॉप असाइन किया जाता है। तो लैपटॉप असाइन करता है तो उस लैपटॉप को पूरा रेडी करके देते हैं, A to Z। पेन ड्राइव नहीं लगना चाहिए, ओएस से सिक्योरिटी। तो उसी टाइम पे गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसी टाइम पे डेवलपर को बोल दिया जाता था कि ये गिटहब रेपोजिटरी है, इस रेपोजिटरी में आपको पोस्ट करना है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता था कि गिटहब रेपोजिटरी डेवलपर को किस लेवल पे एक्सेस देना है, राइट्स का देना है, रीड का देना है, या डेवलपर घर जाने के बाद भी उस रेपोजिटरी को एक्सेस कर पाए, किस लैपटॉप से एक्सेस होना चाहिए, किस टाइम तक एक्सेस होना चाहिए, ये परमिशन की चीज आती है। तो कंपनी एक इंजीनियर हायर कर लेती थी, गिटहब इंजीनियर। वो पूरा गिटहब सर्वर को देखता था। ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, डेवलपर से कोड राइट करवाया और गिटहब में लाके कलेक्ट कर लिया, तो सारे कोड कलेक्ट हो जाते हैं। अब कोड कलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्यों करना होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो अभी बना नहीं है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, कंपनी ने जो कोड कलेक्ट किया है इस कोड की टेस्टिंग करते थे। कोड का सिंटेक्स ओके है या नहीं है, कोड में कोई बग तो नहीं है, कोई कोड में कोई लाइन डुप्लीकेट रिपीट तो नहीं हो रही, कोड किसी का कॉपीराइट तो नहीं है, ऐसा। तो ये सारे कोड का क्वालिटी टेस्ट करने के लिए कंपनी के पास ये दो तरीका है। एक तो मैनुअल वे है, एक एक्सपीरियंस डेवलपर रख ले, वो सारा चेक कर ले मैनुअल, या एक ऑटोमेशन। समझ आ गई। तो कंपनी अगर ऑटोमेशन करना चाहती है तो कैसे करेगी, ऑटोमेशन करना चाहती है तो यहाँ पर एक सर्वर लगाएगी और इस सर्वर पे एक टूल इंस्टॉल कर देगी, ऐसा टूल इंस्टॉल कर देगी जो कोड का सिंटेक्स चेक करता हो। तो बहुत सारे टूल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे फेमस टूल है वो है सोनार क्यूब। ठीक है। दो तरीका मैंने बताया, एक तो कंपनी मैनुअल भी कर सकती है, लेकिन कंपनी ने एक टूल लगाया सोनार क्यूब नाम का, और बोला हम सोनार क्यूब के थ्रू टेस्ट करेंगे अपनी कोड की सिंटेक्स को। समझ आई मेरी बात यहाँ पे। तो सोनार क्यूब लगा लिया कंपनी ने। अब उसके बाद कंपनी ने बोला कि हमारा जो सोनार क्यूब के थ्रू हमने कोड की पूरी सिंटेक्स क्वालिटी सब कुछ टेस्ट कर लिया, अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा। तो जब कोड की क्वालिटी सब कुछ टेस्ट हो गई है तो अब उसको बिल्ड करें। जब बिल्ड करेंगे तब जाकर वो सॉफ्टवेयर बन के आएगा। तो बिल्ड करने के लिए दो तरीका होता है, मैनुअल बिल्ड कर सकते हो आप, मैनुअल जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो उस लैंग्वेज में कमांड होती है मैनुअल बिल्ड करने के लिए, या फिर आप ऑटोमेशन से बिल्ड कर सकते हो। तो कंपनी ने बोला कि मैनुअल बिल्ड तो ठीक है, टेम्परेरी है, ऑटोमेशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो कंपनी ने ऑटोमेशन बिल्डिंग के टूल यहाँ पे लगा लिया। क्या किया, ऑटोमेशन बिल्डिंग के टूल लगा लिया। ऑटोमेशन बिल्डिंग के टूल जैसे माविन हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। ये तो ये बिल्ड टूल हो गया आपका, ये बिल्ड टूल लगा लिया। समझ आई मेरी बात यहाँ पे। तो गिटहब में क्या किया, कोड को कलेक्ट किया, सोनार क्यूब के थ्रू क्या किया कंपनी ने, कोड का सिंटेक्स वगैरह चेक किया, और जब बिल्ड करने की बात आई तो कंपनी ने क्या किया, बिल्ड टूल लगा लिया माविन। बिल्ड हो गया, बिल्ड होने के बाद पैकेज निकल के आ गया। अब जब पैकेज निकल के आ गया, अब उस पैकेज को मतलब सॉफ्टवेयर बन के आ गया, अब उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में सेल आउट करना है। तो सेल आउट कैसे करें, कंपनी सॉफ्टवेयर को सेल आउट करने के लिए भी ऑनलाइन के थ्रू करती है। ऑनलाइन के थ्रू करने का मतलब है कुछ सर्वर पे आप रखो, पूरी वेबसाइट वगैरह सेटअप पूरा बनाओ, उस पे जाके डिप्लॉय कर दो और उसके थ्रू सेल करो। लेकिन कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट सेल आउट नहीं करती थी। सेल आउट करने से पहले कंपनी उस सॉफ्टवेयर की, जो सॉफ्टवेयर बन के आया उसकी पूरी की पूरी क्वालिटी को टेस्ट करती है। क्या करती है, क्वालिटी को टेस्ट। एक मिनट रुकना दोस्तों, मैं कॉल आ रहा है।
रिप्लाई कर दूं थोड़ा। सॉरी। तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर जो बन के आया उसको डायरेक्ट सेल ना करके उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को टेस्ट करती है। डायरेक्ट सेल क्यों नहीं किया जाता? मान लो आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग, और आपने सेल कर दिया, कस्टमर उससे यूज करने लगा, और पता लगा बैंकिंग बैंकिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर था, पता लगता है कि कस्टमर ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर यूज किया और पैसे कहीं और चले गए, स्टक हो गए, कौन जिम्मेदार होगा? या उसका डेटा हैक हो गया, आप हो गए। तो कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर को मार्केट में सेल करने से पहले उसका पूरा का पूरा क्वालिटी को टेस्ट करती है कि सॉफ्टवेयर ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा रैम यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, उसका यूज़र डैशबोर्ड प्रॉपर ओपन हो रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें करती है। तो इन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए भी दो तरीके हैं, एक मैनुअल एक ऑटोमेशन। मैनुअल का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे कुछ सर्वर्स रख लें यहाँ पे, आप यहाँ पर क्या करें, ऐसे कुछ सर्वर रख लें यहाँ पे पूरे के पूरे, एक में विंडो 10 इंस्टॉल कर लें, एक में 7 इंस्टॉल कर लें, एक पे लिनक्स मैक, हर एक पे इंस्टॉल करके खुद ही टेस्ट कर लें। एक एडमिनिस्ट्रेटर की टीम बैठा दें, टेस्ट कर लें, टेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। सी सॉफ्टवेयर को रन होते टाइम जितना रैम का यूज़ करना था उतना ही रैम यूज़ कर रहा है, या उससे ज़्यादा कर रहा है, या हार्ड ड्राइव उतना ही यूज़ कर रहा है या उससे ज़्यादा कर रहा है, सॉफ्टवेयर ओके है या नहीं है, टेस्ट कर लें। लेकिन ऐसे में तो बहुत टाइम लगेगा। तो कंपनी ने बोला कि हम ऑटोमेशन टूल यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ऑटोमेशन का टूल यूज़ करेंगे। तो ऑटोमेशन टूल यहाँ पे लगा लिया कंपनी ने, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए ऑटोमेशन टूल कौन सा लगा लिया, सिलेनियम लगा लिया कंपनी। क्या किया, सिलेनियम लगा लिया। तो सोनार क्यूब क्या किया यहाँ पर, बिल्ड होने से पहले उसकी टेस्टिंग हुई, बिल्ड होने के बाद सॉफ्टवेयर जब बन गया तो उसकी टेस्टिंग सिलेनियम, तो सिलेनियम के थ्रू सब कुछ टेस्ट हो गया कि सॉफ्टवेयर पूरा ओके है या नहीं है, ज्यादा रैम तो यूटिलाइज, सब कुछ ए टू जेड चेक कर लेते हैं सिलेनियम के थ्रू। चलो टेस्ट हो गया, अब सॉफ्टवेयर प्रॉपर बन के आ गया है, टेस्टिंग भी हो गई अपने लेवल पे, अब उसे मार्केट में सेल करना है। सेल करने के लिए क्या करेगी कंपनी, कंपनी यहाँ पर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट लगाएगी, प्रोडक्शन सर्वर। ये कंपनी के सर्वर्स होंगे, जैसे ये सर्वर हो गए, ये एक सर्वर हो गया, ठीक है, ये कंपनी का एक सर्वर है, और ये सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड है, मान लो ये सर्वर क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, और ये इंटरनेट में कस्टमर बैठे हुए हैं, ये कस्टमर है। तो ये सॉफ्टवेयर उठा के यहाँ पे इंस्टॉल किया, और कस्टमर को इसका एड्रेस दे दिया, इस सर्वर का एड्रेस, आईपी एड्रेस, कस्टमर हिट करके एक्सेस करने लग गए, ऐसे करने लग गए। अब एक बात बताएं, कस्टमर इस सर्वर की आईपी को हिट करके एक्सेस करने लग गए, ये जो सर्वर लगा था इसकी भी एक कैपेसिटी होगी, इतनी जीबी रैम, इतना हार्ड ड्राइव, इतना सीपीयू। मान लो इस पे 32 GB रैम लगी हुई है, और इस हार्डवेयर की कैपेसिटी की एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक बार में 1000 यूजर को हैंडल कर पाता है, एक बार में 1000 यूजर आते हैं तो सही चलता है, उससे ज्यादा आते हैं तो ये बोटल नेक होने लग जाता है, और मान लो उससे ज्यादा यूजर आ गया तो बोटल नेक हो जाएगा। तो कंपनी बेस्ट वे क्या यूज करती है, कंपनी बेस्ट वे ये बोलती है कि इस सिलेनियम जो सर्वर था इसको थोड़ा सा हम लोग ना स्पेस लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। ये हो गया मार्विन और ये हो गया सिलेनियम, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर कंपनी एक सर्वर रखी, जैसे ये एक सर्वर, अपनी एप्लीकेशन को एक सर्वर पे डिप्लॉय ना करके कंपनी यहाँ पे नंबर ऑफ सर्वर रखती है, नंबर ऑफ सर्वर, ये नंबर ऑफ सर्वर रखी। अभी यहाँ पे समझो 4 सर्वर है हमारे पास, क्या है, 4 सर्वर। तो कंपनी अपनी एप्लीकेशन को चारों सर्वर पे डिप्लॉय करेगी, और जब चारों सर्वर पे डिप्लॉय करेगी
तो कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि सर्वर 1 पे आना है या सर्वर 2 पे, सर्वर 3 पे, किस पे आना है? तो कंपनी यहाँ पर एक लोड बैलेंसर जैसा डिवाइस लगाती है। क्या करती है? लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर डिवाइस लगा देती है। और कंपनी बोलती है कस्टमर को कि आप सर्वर पे को एक्सेस ना करें, आप लोड बैलेंसर को हिट करें। लोड बैलेंसर बैकएंड में सर्वर तक आपकी रिक्वेस्ट को पहुंचा दिया करेगा, सिंगल पॉइंट बनाने के लिए। ठीक है ना? तो ऐसे लोड बैलेंसर लगा दिया। अब लोड बैलेंसर की एक आईपी एड्रेस है। बट आपने देखा कि कंपनी में हम लोग कभी भी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जैसे फेसबुक को करें या गूगल को करें, तो हम कभी भी फेसबुक या गूगल के लोड बैलेंसर की आईपी को हिट नहीं करते, हम तो नाम को हिट करते हैं। नाम बोले तो www.google.com, www.fe.com। ठीक है? तो क्योंकि नाम सब लोग याद रख लेते हैं, तो कंपनी यहां पर भी ऐसा चाहती है कि बंदा लोड बैलेंसर की आईपी को डायरेक्ट हिट ना करे, नाम को हिट करे। तो कंपनी यहाँ पे डीएनएस सर्वर लगा देती थी। क्या करती थी? डीएनएस सर्वर। यहां पर कंपनी ने क्या किया? डीएनएस सर्वर लगा दिया। और जब डीएनएस लगा दिया तो यहाँ पर नाम आ गया, जैसे www.tck टेक्निकल क्लाउड नॉलेज डॉट कॉम या संजय.com, ऐसे आ गया। ठीक है? और ये डीएनएस आपका इंटरनेट है पूरा। ये कस्टमर बैठा हुआ है। ये कस्टमर किसको हिट करेगा? कस्टमर हिट करेगा इसको। ये मैप्ड है लोड बैलेंसर से, लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आई और बैकएंड में सर्वर पे चलेगी। यहां तक आगे समझ में? अब यहां पर जैसे 4 सर्वर हैं, 4 से ज्यादा सर्वर भी हो सकते हैं 4,000 सर्वर हो। बहुत सारे कस्टमर हैं, 4,000 सर्वर आपने लगाया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि सिलेनियम के थ्रू हमने अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर ली, लेकिन अब सारे सॉफ्टवेयर को इन सर्वर पे डिप्लॉय करना है। और ये जो सर्वर हैं, ये 4,000 है। अब 4,000 सर्वर में अगर आप मैनुअल डिप्लॉयमेंट करते हो तो बहुत टाइम लगेगा। तो कंपनी करती है कि सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट करने का एक टूल यूज करती है। तो कंपनी यहाँ पर एक सर्वर लगा लेगी। कंपनी यहाँ पर एक सर्वर लगा लेगी। अब इस सर्वर में बैठ के सॉफ्टवेयर को इनमें डिप्लॉय करेगी। अब सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं, या कंपनी क्या करेगी? ऑटोमेशन टूल यूज करेगी, एनसेबल। क्या यूज करेगी? एनसेबल। कंपनी बोलेगी सारे सर्वर पे हम लोग एनसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट करेंगे। एनसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट करेंगे, पूरा का पूरा एनसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट करेंगे। जल्दी हो जाएगा। तो एनसिबल टूल भी यूज हो जाता है। मैनुअल भी कर सकते थे, मैनुअल में टाइम लगता। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पर एनसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर लिया जाता था। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो अभी बहुत सा काम मैनुअली चल रहा है। मैनुअली चल रहा मतलब डेवलपर ने लिखा, गिटहब पे आया, गिटहब के बाद हमने सोनार की सर्वर पे लाया और कोड की सिंटेक्स को टेस्ट किया। सिंटेक्स सही हो गया, कोड को उठा के मेवन पे ले आया, बिल्ड किया। बिल्ड हो गया, बिल्ड करके सिलेनियम पे लेके आके इसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी टेस्ट करे। क्वालिटी टेस्ट सही हो गया, फिर सॉफ्टवेयर को लाया एनसिबल पे, एनसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट किया। सब मैनुअल हो रहा है यहाँ पर। अगर देखें तो ये अपना काम ऑटोमेट कर रहा है, ये अपना काम ऑटोमेट कर रहा है, लेकिन ये जब अपना काम डन कर लेता है तो यहाँ पे काम करवाने के लिए मैनुअल हम चीजों को ला रहे हैं। हम ऐसा चाहते हैं ये सारे टूल आपस में इंटीग्रेट होके काम करें। क्या करें? इंटीग्रेट होके। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि डेवलपर ने गिटहब में पुश कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही गिटहब में नया कोड आए तो उस कोड की सिंटेक्स टेस्टिंग अपने आप स्टार्ट हो जाए। अभी यहां पर अपने आप स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी क्या हो रही थी कि सुनार कीव की टीम कोड को उठा के लाती और अपने पास टेस्ट करती थी। ऐसे सुनार कीव की टीम ने टेस्ट कर लिया, अब बिल्ड करना है तो माविन की टीम अपने पास लाती, बिल्ड हो गई। हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे ही नया कोड आए, जैसे ही नया कोड आए तो ऑटोमेट उसकी सिंटेक्स टेस्टिंग स्टार्ट हो जाए। सिंटेक्स टेस्टिंग ओके हो जाए तो बिल्डिंग का प्रोसेस होने लगे। बिल्ड हो जाए तो सिलेनियम में टेस्ट हो जाए, टेस्ट हो जाए तो एनसिबल के पास आ जाए, एनसिबल के पास आ जाए तो एनसिबल अपने आप सर्वर पे अपलोड मार दे, डिप्लॉयमेंट कर दे। ऐसा चाहते हैं।
तो ऐसा करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारे टूल को, और सारे टूल को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कौन सा टूल यूज करेंगे, आप यूज करेंगे यहाँ पर जेनकिंस, मोस्ट फेमस टूल। तो जेनकिंस क्या करेगा, हर एक टूल को आपस में इंटीग्रेट करके देगा। जेनकिंस में प्लगइन्स इंस्टॉल करो और प्लगइन्स से सारा चीज आप कर सकते हो। तो आपस में इंटीग्रेट करने का काम कौन कर रहा है, जेनकिंस। तो जेनकिंस जब आपस में सारे टूल को इंटीग्रेट कर देगा तो क्या होगा, डेवलपर जैसे ही कोड लिखेगा, कोड पुश मारेगा, जैसे ही नया कोड आएगा उसके सोनार क्यूब अपना जॉब स्टार्ट कर देगा। जैसे ही सोनार क्यूब का जॉब खत्म, मावेन अपना जॉब स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मावेन का काम खत्म, सिलीनियम कर देगा। सिलीनियम का जैसे ही काम खत्म, एनसिबल के पास आएगा, एनसिबल अपना काम स्टार्ट कर देगा, डिप्लॉयमेंट। जैसे ही अपडेट किया, कस्टमर को नया पेज मिल जाएगा। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है? अब कंपनी, अब जैसे कंपनी मान लो ऐसी एप्लीकेशन बना रही है जो पूरी की पूरी वेबसाइट बेस है, वेब ब्राउजर बेस है, साथ में यूजर नेम ऑथेंटिकेशन बेस है, डेटाबेस बेस भी है। तो कंपनी क्या करते हैं, इन सर्वर, एक ही सर्वर पे चाहे तो एप्लीकेशन सर्वर भी इंस्टॉल कर ले, डेटाबेस भी कर ले, वेब भी कर ले, ऐसा भी कर सकती है कंपनी। या फिर कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि ये वेब वाले सीरीज हो गए, ये एप्लीकेशन के, और ये डेटाबेस के हो गए। तो ऐसे 3 टियर आर्किटेक्चर बना लेगी, थोड़ा सा सिनारियो और बड़ा हो जाता है, यहाँ पे आर्किटेक्चर बड़ा हो जाएगा। 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है आगे देखेंगे, अभी इतना समझो। क्लियर? अब कंपनी के सामने एक और चैलेंजेस आ सकता है। चैलेंजेस ये होता है कि मान लो ये प्रोडक्शन है, ये पूरा लाइव है, ये पूरा क्या है, लाइव चल रहा है, ये प्रोडक्शन पूरा लाइव चल रहा है। कंपनी ने सॉफ्टवेयर सब कुछ बन के ओके आया, एनसिबल ने डिप्लॉयमेंट करने गया, एनसिबल यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करता है, डिप्लॉयमेंट करते ही सारे सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सारे सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो कस्टमर को एक्सेस होना तो बंद हो जाएगा। क्या होगा, सर्वर पे प्रॉब्लम आ गई तो एक्सेस होना बंद हो जाएगा। तो कंपनी यहां पर ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करने लग जाती है। ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट बोलता है कि कंपनी का एक प्रोडक्शन ये है, तो कंपनी एक दूसरा प्रोडक्शन साइड में लगा के रखेगी। क्या करेगी, दूसरा प्रोडक्शन साइड में रखेगी। ये कंपनी का दूसरा प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन सर्वर। इस दूसरे प्रोडक्शन सर्वर के भी लोड बैलेंसर होंगे। दूसरे प्रोडक्शन सर्वर के भी लोड बैलेंसर होंगे। ठीक है। और इस लोड बैलेंसर की एंट्री कंपनी डीएनएस में करके रखेगी, मतलब इस लोड बैलेंसर की एंट्री भी इसमें करके रखेगी, इसकी भी एंट्री इसमें करके रखेगी। ठीक है। और डीएनएस में ऐसी सेटिंग करके रखेगी कि प्राइमरी ये लोड बैलेंसर है, सेकेंडरी ये लोड बैलेंसर है, ऐसी सेटिंग करके रखेगी। तो जब कस्टमर हिट करेगा तो डीएनएस चेक करेगा, डीएनएस को बताया गया है कि प्राइमरी लोड बैलेंसर ये है, सेकेंडरी है, पहले ट्रैफिक इसको भेजना है, जब ये कभी डाउन हो, इसकी एप्लीकेशन डाउन हो या लोड बैलेंसर डाउन हो, तो ट्रैफिक की तरफ भेजना, ऐसा ऐसा करके रखेगी कंपनी। तो एनसिबल सर्वर को बोला जाएगा कि ये तो अभी लाइव है, इधर अपडेट मत करो। एनसिबल सर्वर को बोला जाएगा कि इधर अपडेट करो, इधर वाले प्रोडक्शन में अपडेट करो। तो एनसिबल सर्वर इधर वाले प्रोडक्शन में अपडेट करेगा, और जब इधर वाले प्रोडक्शन में अपडेट करेगा, तो फिर हम डीएनएस में जाके स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब ये अपडेट सक्सेसफुल हो जाए, इसको हम लोकली टेस्ट कर लेंगे, लोकली ओके होगा तो कस्टमर की ट्रैफिक को हम इधर आने देंगे, तो अपडेटेड वाली चीज इधर आ जाएगी। तो ये अभी, ये सेकेंडरी हो गया, अब ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो फर्दर कोई न्यू अपडेट करना होगा तो एनसिबल को बोलेंगे कि ये अभी प्राइमरी है, ट्रैफिक सारी इधर आ रही है, आप इस वाले प्रोडक्शन में अपडेट करें। इस वाले प्रोडक्शन में जब अपडेट हो जाएगा तो डीएनएस में जाके बता देंगे कि स्वैपिंग कर दो, ट्रैफिक ट्रैफिक इधर ला दो। ऐसी सेटिंग करके रखते हैं, इसको कहते हैं ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट। जो लैब करेंगे तो समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है सब? ठीक है। तो आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट में अगर आप समझें तो क्या समझ पाए आपने यहाँ पे, कि सॉफ्टवेयर को बनाने से मार्केट में सेल करने तक का प्रोसेस। ठीक है। यहाँ डेवलपर ने डेवलप किया सॉफ्टवेयर को, डेवलप करने के बाद आपने कलेक्ट किया, उसकी सिंटेक्स टेस्टिंग की,
बिल्ड किया, सेलेनियम के थ्रू क्वालिटी टेस्ट की सॉफ्टवेयर की, एंसिबल के थ्रू प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट किया, प्रोडक्शन के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाया, और वहीं पे आपने प्राइस वगैरह सेट कर दिया था सॉफ्टवेयर का कि 30 डेज तक फ्री है, उसके बाद चार्ज है, तो बंदा पेमेंट करता है, पेमेंट गेटवे लगा रखा है, वापस आपके पास पेमेंट आती है। बिजनेस टीम लगा रखा है आपने, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, मार्केटिंग के बहुत सारे वे हैं। आपने देखा कि पहले लोग मार्केटिंग करते थे टीवी के थ्रू, बैनर के थ्रू, आजकल आपने देखा कि यूट्यूब में ही मार्केटिंग एड्स आने लग गए। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट, अपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है, जैसे गूगल पे की मार्केटिंग हो रही है, फोन पे की मार्केटिंग हो, हर एक सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग होती है। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? तो आईटी इंडस्ट्री क्या करती है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती है। अब कंपनी ने यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस लगा के रखती है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि मान लो कंपनी चाहती है कि अब मान लो डेवलपर ने कोड लिखा और गिटहब सर्वर में पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद कुछ बग आ गया तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए, मैनेजमेंट को ईमेल आ जाए, मैसेज आए, तो ऐसे चीजें भी इंप्लीमेंट करके रखती है। तो इन कामों को करने के लिए आप मैनुअल भी कर सकते हो, आप ऑटोमेशन से भी कर सकते हो। मैनुअल क्या है, ऑटोमेशन क्या है, ये छोड़ो, अभी ये समझो, इसी को कहते हैं आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट। आईटी इंडस्ट्री में ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब इस प्रोसेस को चलने के लिए क्या क्या रिसोर्स चाहिए, तो इस प्रोसेस को चलने के लिए डेवलपर्स चाहिए। डेवलपर्स के बाद अगर मान लो कंपनी पूरा सेटअप ऑन प्रेमाइसिस पे लगा रही है, तो ऑन प्रेमाइसिस आर्किटेक्चर का बंदा चाहिए, है ना, गिटहब लगाया जाएगा। और मान लो 4,000 डेवलपर हैं, 4,000 डेवलपर एक बार में गिट सर्वर पे पोस्ट करें, तो गिटहब सर्वर पे भी लोड बढ़ेगा, तो इसकी भी क्लस्टर बनाई जाएगी। ऐसे ही सोनार क्यूब की भी क्लस्टर बनाई जाएगी, बिल्ट की भी बनाई जाएगी, एनसिबल की भी क्लस्टर बनाई जाएंगी। तो जब क्लस्टर बनाई जाएंगे तो नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ेंगे तो बहुत सारे सर्वर्स की नीड पड़ेगी, बहुत सारे सर्वर की इंस्टॉलेशन, उसकी ओएस मॉनिटरिंग, उसका ओएस मैनेजमेंट। ऐसे ये सारे सर्वर फिजिकली अगर मान लो 5,000 सर्वर हैं, 5,000 सर्वर बिल्डिंग में रखें, तो उनकी नेटवर्किंग, उनकी ओएस मॉनिटरिंग, सारी चीज़ की नीड पड़ती है कंपनी को। बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो जाएगा मैनुअल में, और मैनुअल में टाइम भी लगता है। फिर कंपनी ने बोला कि मैनुअल नहीं करेंगे यार, ऑटोमेशन करेंगे, तो ऑटोमेशन करेंगे तो टूल का इस्तेमाल करेगी, सारे टूल, जेनकिन जैसा टूल इंटीग्रेट करने के लिए। फिर कंपनी ने बोला कि ये जो फिजिकल सर्वर नहीं रखेंगे, क्लाउड पे लेके जाएंगे। क्लाउड कौन सा क्लाउड, कोई भी क्लाउड चूज कर लो, आप एडब्ल्यूएस क्लाउड चूज कर लो, या एजोर क्लाउड चूज कर लो, या गूगल क्लाउड चूज कर लो, वहां जाके वीएम्स बनाओ। वहां जाके वीएम्स बनाओगे, वहां नेटवर्किंग, वहां लोड बैलेंसर, वहां ऑटो स्केलिंग, वहां की स्टोरेज, बहुत सारी चीजों की नीड पड़ती है। समझ आ रही है? वहां का डीएनएस A to Z की नीड पड़ेगी। मतलब आपको जिस भी क्लाउड पे आप शिफ्ट कर रहे हो, उस क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। समझ आई? तो पहले भी ये काम होता था, पहले भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता था, लेकिन पहले सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते तो सब कुछ मैनुअल रहता था। उस टाइम पे सब कुछ मैनुअल होता था, तो जॉब प्रोफाइल भी ना मैनुअली निकल के आती थी, मैनुअली निकल के आती थी। मतलब हमें ऐसा इंजीनियर चाहिए जो गिटहब को मैनेज करे। अब गिटहब के ही बहुत सारे क्लस्टर हैं, तो बंदा दिन भर उसी को मैनेज कर रहा होता है। हमें ऐसा बंदा चाहिए ना जो सोनार क्यूब को मैनेज कर सके, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो मेवन यूज करते, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो एनसिबल को हैंडल कर सके। सब मैनुअल है। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो लोड बैलेंसर मैनेज करता है, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो फायरवॉल मैनेज करता है, हमें ऐसा बंदा चाहिए डीएनएस, क्योंकि मैनुअल में वहीं पे बंदा इतनी सारी जॉब में फंसा होता है। लेकिन जब ऑटोमेशन को यूज किया गया, तो क्या होता है, ऑटोमेशन को जब यूज किया जाता है तो ऐसा होता है कि एक बार गिटहब सर्वर लग गया, उसकी क्लस्टरिंग बना दी, उसकी मॉनिटरिंग चल रही है, आपको नोटिफिकेशन दे रहा है, जब भी कोई उसमें कोई फॉल्ट होता है तो उसकी रिकवरी भी ऑटोमेट हो रही है। तो मतलब ऐसा बंदा चाहिए जो एक बार सेटअप करके चला जाए, बस उसके बाद तो काम है नहीं, बस मॉनिटर करना है। जेनकिन सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर दिया, क्लाउड पे जाके एक बार सेटअप लगा दिया, क्लाउड पे जाके एक बार सेटअप हमने लगा दिया, आउट स्केलिंग लगी हुई है, अगर कोई सर्वर डाउन होता है तो उसकी जगह रिकवरी अपने आप सर्वर की आ जाती है, लोड बैलेंसर लगा दिया, सब कुछ ओके कर दिया। तो ये देखा जाए कि जब से ऑटोमेशन आया है मार्केट में, तब से इन मतलब फिजिकल जॉब कम हो गई है। मतलब इंसान को उतना बिजी नहीं रहना है अब काम को लेके। पहले तो बिजी रहता था, पहले तो बंदा नेटवर्क बैकग्राउंड का है तो नेटवर्किंग में ही बिजी है,
वो पूरे साइट के स्विच को ही कॉन्फ़िगर कर रहा है, उसी को देख रहा है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं कर पा रहा, बिजी है पूरा। 5-5 हजार ओएस है, तो 5-5 हजार ओएस का ही ट्रबल शूट करते जा रहा है पूरा दिन, बिजी है। आजकल तो ओएस की ट्रबल शूटिंग करने की नीड ही नहीं है। अगर ओएस में कोई दिक्कत आएगा तो फट से उसकी जगह अपने आप ओएस रिकवर होके आ रहा है, अपने आप उसकी दूसरा ओएस हो जाता है। ये सब हो रहा है आजकल, सारा फीचर क्लाउड में आपको मिलता है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहले भी हो रहा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आज भी हो रहा है। पहले मैनुअल वे पे कर रहे थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते तो मैनुअल होता था। आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए ऑटोमेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। मैनुअल प्रोसेस मतलब सब कुछ मैनुअली, ए टू जेड। गिटहब सर्वर मैनुअली लगा, सोनार क्यूब मैनुअल है, मार्विन मैनुअल है, सेलेनियम मैनुअल है, एनसिबल मैनुअल है। आपका पूरा का प्रोडक्शन एनवायरनमेंट 5 हजार सर्वर मैनुअल है, उसके लोड बैलेंसर मैनुअल है, डीएनएस सर्विस मैनुअल है। 5 हजार सर्वर पे ओएस इंस्टॉलेशन मैनुअल कर रहे हैं, उन ओएस की मॉनिटरिंग मैनुअल हो रही है, लोड बैलेंसर पे मैनुअली काम हो रहा है। ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं कि लोड बैलेंसर डाउन हो तो ट्रैफिक दूसरे लोड बैलेंसर पे चली जाए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब से ऑटोमेशन है, इजी हो। तो अभी ये समझे कि आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट, आईटी में क्या होता है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है और इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। समझ आई? तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट काइंड ऑफ जॉब डूइंग इन डेवॉप्स प्रोफाइल। डेवॉप्स प्रोफाइल में आप किस टाइप की जॉब करोगे? तो आजकल आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है कि हर चीज का ऑटोमेशन आ गया। ऑटोमेशन आ गया मतलब कि एक जॉब जॉब प्रोफाइल यहाँ पर ऐसे बन के आ जाती थी कि एक हमें ना गिटहब इंजीनियर चाहिए, ऐसी एक जॉब प्रोफाइल आ जाती थी। जो गिटहब इंजीनियर क्या करेगा, पूरा देखेगा कि कौन से डेवलपर को किस टाइम पर गिटहब रेपोजिटरी का एक्सेस देना है, किस लेवल पे देना है, घर चाहे तो एक्सेस होना है या नहीं होना है। एक जॉब प्रोफाइल आ गई गिटहब की। एक जॉब प्रोफाइल सोनार की भी आ गई, जो पर्टिकुलर बंदा बैठा है पूरा, बहुत सारे, हर 10 मिनट में सॉफ्टवेयर के नए अपडेट आ रहे हैं, मतलब डेवलपर कोड लिख के दे रहा है हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में। तो उस कोड की सिंटेक्स टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, डुप्लीकेट है कि नहीं, सारी टेस्टिंग बंदा वहीं बिजी रहता था। ऐसे ही हर 10 मिनट में अगर नए कोड आ रहे हैं तो उसकी बिल्डिंग करना है, उसमें बिजी है बंदा। हर 10 मिनट में नए कोड आ रहे हैं तो क्वालिटी टेस्ट करना है सॉफ्टवेयर की, सिलेनियम में बिजी है। एनसिबल में एक जॉब प्रोफाइल सेपरेट आ गई, जो प्ले बुक लिख रहा है, पूरा डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से मैनुअल जॉब भी आती है मार्केट में। ऐसे ही मान लो आपका पूरा का पूरा डेटा सेंटर एडब्ल्यूएस क्लाउड में लगा हुआ, तो एडब्ल्यूएस क्लाउड में भी पीसी बनाना, वीएम्स बनाना, लोड बैलेंसर की मैनेज करना, डीएनएस सर्विस मैनेज करना, ऐसी प्रोफाइल की भी जॉब आती है मार्केट में। ऐसी प्रोफाइल की भी मार्केट में जॉब है। अब इनके ऊपर जो ओएस है, ये लिनक्स है, तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की भी जॉब आती थी मार्केट में, अभी भी आती है। अभी भी आप चाहें तो जॉब सर्च कर सकते हैं एडब्ल्यूएस इंजीनियर बेस पे। आपका काम क्या होगा, एडब्ल्यूएस की पूरी सर्विस देखना। अगर आपका डेटा सेंटर एजोर क्लाउड में, तो एजोर क्लाउड की जॉब आपके पास आ गई। आपका पूरा का पूरा डेटा सेंटर गूगल क्लाउड में, तो गूगल क्लाउड से रिलेटेड जॉब आपके पास आ जाती थी। लेकिन कंपनी के साथ एक चैलेंजेस आया कि हमारे हमने जो बंदा हायर किया एडब्ल्यूएस इंजीनियर, उसने एडब्ल्यूएस में पूरा डेटा सेंटर लगा दिया, सब कुछ चल रहा है। अब वो खाली बैठा है, अब उसका काम क्या है, उससे किस लेवल पे काम कराए? ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में क्या काम आएगा, कोई छोटी मोटी चीज़ें आ गई तो आगे, नहीं तो बैठा है बंदा। और बंदा अगर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो एक ही प्रोजेक्ट के लिए दिन भर में एक दो बार काम कर रहा है, मतलब ठीक नहीं है। अगर वहीं पे बंदे के पास 20-25 प्रोजेक्ट हैं और एक प्रोजेक्ट में 2-3 मिनट का काम है, तो 20-25 प्रोजेक्ट हैं, तो समझ में आता है यार, कब 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 क्या काम आ जाए पता नहीं, बंदे को डेडिकेट बैठा के रखते हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन जब ऑटोमेशन आ गए मतलब सेटअप भी ऐसा लगा दिया गया कि अगर आपके क्लाउड में भी अगर कोई 1-2 मिनट का भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो रिजोल्यूशन भी, वो रिकवरी भी ऑटोमेट हो रही है। तो फिर तो बंदे का एफर्ट ही खत्म हो गया। बंदा ना रहे तो भी सही है। एक तो ये है कि आपका क्लाउड पे डेटा सेंटर चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आई दिन भर में 1-2 घंटे के लिए आ गई, 2-3 मिनट के लिए आ गई, आप उस पर एफर्ट लगा के ठीक कर देते हो। लेकिन आपने सिस्टम ही ऐसा लगा दिया कि 1-2 मिनट के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो भी ऑटोमेट रिकवर हो जाए, फिर तो बंदे का काम ही नहीं है। बंदे का सिर्फ उतना ही काम है कि
रिकवरी सिस्टम सेट करना। रिकवरी सिस्टम सेट करना मतलब अगर कोई दिक्कत आती है तो ऑटोमेटिक कैसे रिकवरी हो, ये स्टेप आपको लगा के देना है, बस उतना ही तो काम है। बात तो काम नहीं है, नहीं है ना काम। तो कंपनी ने बोला कि काम करते हैं कि ऐसे बंदों से ना और भी प्रोफाइल पे काम कराते हैं, ऐसे बंदों से और भी प्रोफाइलों में हम लोग काम कराते हैं। और भी प्रोफाइल में काम कराने का मतलब क्या होता है, एक और बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को होल्ड रखना, और भी प्रोफाइल में काम कराते हैं। एक चीज और है, अब मान लो आपने क्लाउड पे गए, ठीक है, क्लाउड पे आप गए। अब क्लाउड में जाने के बाद आपने 5,000 सर्वर लगाया लोड बैलेंसर के पीछे, हर एक सर्वर 32 GB रैम का है। 5,000 सर्वर का कॉस्ट कितना आएगा बताओ जरा, बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो कंपनी ने बोला कि एक काम करते हैं ना, कॉस्ट कटिंग कैसे किया जाए। तो आपको पता है कॉस्ट कटिंग के लिए मार्केट में एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है डॉकर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। क्या? कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। एक मिनट होल्ड करना। काफी टाइम से एक मैसेज आ रहा है, रिप्लाई कर देता हूँ। सर, क्या? कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो कंपनी ने क्या किया कि हम अपनी एप्लीकेशंस को डायरेक्ट वीएम पे ना डिप्लॉय करके कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में डिप्लॉय करेंगे। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को, अब कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का क्या बेनिफिट है ये मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पीछे बहुत 1-2 घंटे आपको डिस्कशन करना होगा, जिसकी वीडियो मैंने डॉकर की बना रखी है, वो पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। अभी तो सिर्फ हम लोग आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में ये होता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करने के लिए अगर 5,000 सर्वर की नीड होती है, अगर वहीं पे आप कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन को, टेक्नोलॉजी को यूज कर लेते हैं, तो 5,000 की जगह आपको सिर्फ 500 सर्वर पे काम हो जाएगा। तो 500 सर्वर पे काम हो जाएगा मतलब 4500 सर्वर का कॉस्ट बच गया। तो कंपनी कॉस्ट कटिंग में कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का यूज कर लेती है। अब कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन अगर यूज करती है तो उसके लिए फिर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को मैनेज करने के लिए आर्किटेक्चर टूल चाहिए। जो आर्किटेक्चर टूल क्या है, कुबरनेटी। तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन टूल डॉकर, और मैनेज करने के लिए कुबरनेटीज, इनको यूज कर ली तो और टेक्नोलॉजी ऐड हो गया फिर यहाँ पे। समझ आ गई? तो इसमें भी सब कुछ ऑटोमेशन, रिकवरी रहती है, सेटिंग रहती है। तो कंपनी में ऐसी जॉब प्रोफाइल भी आती है मार्केट में। अगर कंपनी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं, मान लो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, तो कंपनी फिर ऐसे बंदे हायर करती है यार कि एडब्ल्यूएस इंजीनियर रख लेते हैं। प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, एक ही बंदा 10-10 प्रोजेक्ट देखेगा, तो डेडिकेट रख लिया हायर करके। एक ही ऐसी डॉकर कुबरनेटिस का बंदा हायर कर लिया, वो बंदा क्या करेगा, एक 10-15 प्रोजेक्ट में को देख रहा है डॉकर कुबरनेटिस से रिलेटेड। ऐसे ही बंदे ने एक बंदे एनसिबल एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर ली, वो एनसिबल एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, 10-15 प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, तो डेडिकेट ज्वाइनिंग कर लिया बंदे ने। ऐसी सिलेनियम, ऐसी मेवन, सोनार की, गिटहब, ऐसी मॉनिटरिंग टूल का बंदा हायर कर ली जो 10-15 प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग देख रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो डेडिकेट वाली प्रोफाइल होती है ना, ये जल्दी हायरिंग नहीं होती है यहाँ पर। आपसे ना मच मोर एक्सपीरियंस मांगा जाता है आईटी इंडस्ट्री का। मतलब मच मोर एक्सपीरियंस मतलब कहा जाता है कि आप इन प्रोफाइलों में पहले कभी अच्छे से काम किए हो। यहाँ पर वो वाला एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा कि आप पुराना प्रीवियस एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा कि मैं 10 साल से डेवलपमेंट में था, मैं 10 साल से फिजिकल ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क को देख रहा था, मैं 10 साल से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा था। वो वाले एक्सपीरियंस बंदे को नहीं रखेगी डेडिकेट। उन बंदों को रखेगी जो 5-6 साल से डेवोप्स में या इन प्रोफाइलों में काम कर रहे हैं, उनको रखेगी डेडिकेट, और अच्छे पैकेज देगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी पहले भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती थी, आज भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती थी, पहले भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनी के पार्ट का हिस्सा थे, आज भी हैं। तो पहले जो हिस्सा था, पहले हमारा क्या जॉब होता था, जिस भी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, उन कंपनी का डेटा सेंटर लगा हुआ है, तो हमारे हमें जॉब क्या मिली है, आप इनका नेटवर्क देख लो। हमें जॉब क्या मिली है, ये जो ओएस हैं, सर्वर्स हैं, इनमें जो ओएस है उसकी ट्रबल शूटिंग देख लो, इसकी मॉनिटरिंग देख लो, इस पे डेवलपमेंट करो, ये जॉब हमें मिलती थी। हमें इन्वायरमेंट ही नहीं समझ में आता था क्या हो रहा है, हम पर्टिकुलर उसी काम को कर रहे होते थे डेली।
लेकिन जब ऑटोमेशन आ गया तो कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना ही, सिस्टम ही पूरा बदल दिया। पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया कंपनी ने। इस टाइप से काम करने लग गई कंपनी। तो जब इस टाइप से कंपनी ने काम करने लगा, तो अब कंपनी के अंदर जो जॉब आने लग गई, वो कैसे आने लगी पता है? वो कंपनी के अंदर जॉब जो आने लगी, एक तो ऐसे आने लगी, कंपनी बड़ी है तो डेडिकेट बंदे हायर करने लगी। कंपनी छोटे लेवल पे है तो कंपनी क्या करती है कि ऐसा बंदा लेके आओ, ऐसा बंदा लेकर आओ जो बंदा क्या करे, जो क्लाउड पे भी काम कर ले, डॉकर कुबरनेटिस पे भी काम कर ले, एनसेबल में भी काम कर ले, मार्विन टूल में भी काम कर ले, गिटहब में भी काम कर ले, जेनकिंस में भी काम कर ले, एडब्ल्यूएस क्लाउड में भी काम कर ले, गूगल क्लाउड में भी काम कर ले, ऐसे ये सारा काम कर ले, पूरा चीज देख ले। ऐसी जॉब आने लग गई कंपनी में। और जिस बंदे को ये सारा कुछ आता है, उस बंदे को कंपनी ने बोला कि हम उसे ना डेवऑप्स प्रोफाइल की जॉब देंगे। क्या देंगे? डेवऑप्स प्रोफाइल की जॉब देंगे। तो डेवऑप्स प्रोफाइल में जो बंदा ज्वाइन करता है कंपनी को, वो किसी एक डेडिकेट टूल पे काम नहीं करता है, किसी एक डेडिकेट टूल पे काम नहीं करता है, उसको सारे टूल पे काम करना होता है। या तो पहले से इंफ्रा ऐसा लगा हुआ है तो ठीक है, आप सारी चीजें ऑपरेशन वर्क में देखिए, नहीं लगा हुआ तो फिर आप लगाइए। फिर वो गिटहब में भी काम करेगा, सोनार क्यूब में भी देखेगा, मार्विन में भी देखेगा, सेलेनियम को भी मैनेज करेगा, एंसिबल को भी देखेगा, इन सर्वर को भी देखेगा, क्लाउड में जो लगे हुए हैं, क्लाउड में लगे हों तो क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर सर्वर पे डायरेक्टली एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही है, कंटेनर के ऊपर ही, तो फिर डॉकर कुबरनेटिस की भी नॉलेज होनी चाहिए, मॉनिटरिंग टूल की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज जिसको आती है उसको कहते हैं डेवऑप्स प्रोफाइल। तो कोई भी बंदा डेवऑप्स प्रोफाइल में अगर ज्वाइन करता है तो वो ये सारी चीजों को देखेगा। अब एक सवाल आता है कि ये सारी चीजों को देखेगा तो कितना बड़ा वर्डन आ जाएगा। तो एक बंदा नहीं होगा ना, आपके साथ डेवऑप्स की बड़ी टीम होगी, आपके साथ डेवऑप्स की एक बड़ी टीम होगी। एक बार इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप को लगाने में मेहनत करनी होगी। एक बार जब ये लग जाता है तब कोई काम नहीं होता, सब कुछ ऑटोमेट चल रहा होता है। एक बार कंपनी पूरा इंफ्रा लगवाएगी आर्किटेक्चर से, और जब लग गया तो डेवऑप्स इंजीनियर का भी उतना काम नहीं है, सब कुछ चल रहा है। फिर तो उसे यही देखना है कि डेवलपर ने कोई कोड लिखा तो यहाँ पर जब पुश किया तो प्रॉपरली पुश हुआ या नहीं हुआ। पुश होने के बाद जस्ट सोनार की उसके साथ इंटीग्रेट है या नहीं है, वो देखेगी। इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत आ गई, वो देखेगी। मार्विन उसके साथ इंटीग्रेट है कि नहीं है, वो देखेगी। सेलेनियम है या नहीं है, वो देखेगी। सेलेनियम प्रॉपरली सॉफ्टवेयर की क्वालिटी टेस्ट कर पा रहा नहीं कर पा रहा, वो देखेगी। सेलेनियम की इंस्टॉलेशन देखेगी, सेलेनियम की क्लस्टर बनाने की चीजें देखेगी, मार्विन की इंस्टॉलेशन देखेगी, प्रॉपर करके देगा डेवऑप्स इंजीनियर। सोनार क्यूब का इंस्टॉलेशन पूरा मैनेजमेंट करके देगा, गिटहब की मैनेजमेंट करके देगा, जेनकिन के थ्रू पूरा इंटीग्रेट करके देगा डेवऑप्स इंजीनियर। करके दे दिया है तो उसको देखेगा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। डेवलपर जब कोड लिख के कमिट करता है, पुश करता है, तो ये सारे जॉब आपस में प्रॉपरली चलते हैं कि नहीं चलते, फेल तो नहीं हो रहे, जॉब फट तो नहीं रही है। कई बार क्या होता है कि कोड यहाँ पे पुश कर दिया और जब ये जॉब चलती है, सोनार क्यूब में सक्सेसफुल हो गया, मार्विन में बिल्ड के टाइम फेल्ड हो गया, तो फेल्ड क्यों हुआ वो देखेगी, एरर पड़ेगी, डेवलपर की वजह से फेल्ड हुआ या फिर हमारा मार्विन जिस सर्वर पे चल रहा है उस सर्वर में कोई प्रॉब्लम थी उसकी वजह से फेल हुआ, या आप सोनार क्यूब ने सोर्स कोड की क्वालिटी टेस्ट नहीं किया, बिना टेस्ट किए मार्विन को फॉरवर्ड कर दिया, उसकी वजह से फेल हो, पूरी चीज देखेगी। सिलेनियम क्वालिटी सही टेस्ट कर पा रहा नहीं कर पा रहा उसकी, ऐसा तो नहीं कि सिलेनियम सर्वर जिस मशीन पे चल रहा है वो मशीन का ओएस काम नहीं कर रहा, वो देखेगा डेवऑप्स इंजीनियर। एनसेबल प्लेबुक यहाँ पे प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट कर पा रहा नहीं कर पा रहा, वो देखेगा। प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट कर पा रहा, लेकिन हमें डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन सर्वर के अंदर कंटेनर पे करवाना है, तो कंटेनर को टारगेट कैसे लेना है। ऐसा तो नहीं कि 100 कंटेनर है जिसमें 80 कंटेनर में डिप्लॉयमेंट हो गए, 20 पे नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए? कंटेनर पे कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है, कुबरनेटिस का कोई इशू तो नहीं है, या एडब्ल्यूएस पे जो सर्वर्स हैं उस पे कोई नेटवर्क इशू तो नहीं, ये सब चीजें मॉनिटर करके देखता रहेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, मान लो कुछ इशू हो गया, मान लो कंटेनर में कुछ इशू है, तो उस कंटेनर को ठीक करने का काम डेवॉप्स इंजीनियर ठीक कर भाई, ये काम है। और मान लो अगर इन्वायरमेंट कंपनी का बड़ा है,
और कंपनी ने डेवॉप डॉकर कुबरनेटिस के अलग ही बंदे रखे हैं, तो डेवॉप्स इंजीनियर डॉकर कुबरनेटिस के बंदे को एक कॉल फॉरवर्ड कर देगा कि भाई एनसिबल के थ्रू हमने डिप्लॉयमेंट किया, 80 कंटेनर पे डिप्लॉयमेंट हुआ, 20 कंटेनर पे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर इशू है, ये आप देखो। कंपनी ने आपको डेडिकेट रखा हुआ है, आप देखो। अगर कंपनी ने नहीं रखा हुआ डॉकर कुबरनेटिस इंजीनियर, तो फिर आपको ही देखना पड़ेगा। तो किस केस में कंपनी डेडिकेट रखती है और किस केस में डेवॉप्स इंजीनियर को ही देखना पड़ता है। छोटी लेवल की कंपनी है, टीम कम है, शॉर्ट टीम है, तो आप ही देखोगे डेवॉप्स इंजीनियर। और बड़ी लेवल पे कंपनी है तो वो डेवॉप्स इंजीनियर भी अलग रखेगी और डेडिकेट के भी अलग रखेगी, जिससे वर्डन ना आए, तो फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन इस इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, काम करने को अगर आप घुसना चाहते हो, तो मच मोर नॉलेज चाहिए। नॉलेज के लिए क्या होता है, आप पहले छोटी कंपनी में एंटर करो, वहां खुद सब कुछ करो, वहां करके जब सब कुछ सीख जाना तब बड़ी कंपनी में जाना। जब बड़ी कंपनी में जाओगे तो अच्छा लेवल पे काम मिलेगा। इशू आया, उस डेडिकेट टीम को फॉरवर्ड कर दो, टीम रखी हुई है। छोटी कंपनी में डेडिकेट टीम नहीं होती, आप ही को देखना पड़ता है, ये चीज होता है। फिर 2 4 5 साल आप जब इस इन्वायरमेंट में काम कर लोगे, फिर आपको लगेगा यार ये बहुत बड़ा लेवल में बोर हो जाता हूँ, एक काम करता हूँ मैं भी एक डेडिकेट में बैठता हूँ। तो डेडिकेट में बैठना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड अच्छा एक्सपीरियंस लो, अच्छी नॉलेज लो, उसके सर्टिफिकेशन निकालो, फिर चले जाना। जैसे मान लो मैं डेवॉप्स इंजीनियर, मैं अपने आप को डेवॉप्स फाइल में स्विच करना चाहता हूँ, तो मैंने डेवॉप्स की पूरी लर्निंग कर ली, इसकी पूरी लैब कर ली, घर पे बैठ के प्रैक्टिकल बनाने सब कुछ आने लग गया मुझे A to Z। मैं छोटे कंपनी में गया, इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया। वहां पे बहुत सारे बंदे काम कर रहे थे, उनके साथ रह के सारी चीजें देखा, लाइव देखा, करता हुआ देखा, मैं भी करने लग गया। जब मैं भी करने लग गया तो मैं स्विच करके बड़ी कंपनी में चला गया। बड़ी कंपनी में गया तो वहां पे देखा डेडिकेट टीम थी हर एक पॉइंट के लिए, मेरे को एज अ डेवॉप्स इंजीनियर हायर किया गया था। तो मैं सारी चीजें देखता था, कहीं कोई दिक्कत आती थी मैं चेक करके उस डेडिकेट टीम को फॉरवर्ड कर देता था, वो डेडिकेट टीम कर लेती थी। मेरे को लगा कि मेरे से प्रोफेशनल डेडिकेट टीम है, तो मैंने 2 3 साल काम किया उस इन्वायरमेंट में, फिर मैंने भी उस डेडिकेट सर्विस वाली जॉब पकड़ ली। मान लो मेरे को डॉकर कुबरनेटिस में इंटरेस्ट हो गया कि यार मैं सिर्फ डॉकर कुबरनेटिस में करूंगा, पूरी चीज नहीं देखूंगा। तो डॉकर कुबरनेटिस के 4 5 ट्रैक कर लिए मैंने, उनकी सर्टिफिकेशन कर ली, बड़ी कंपनी में डॉकर कुबरनेटिस प्रोफाइल पे चला गया। मान लो AWS क्लाउड पे जाना है, तो AWS क्लाउड की 4 5 सर्टिफिकेशन कर लिए, अच्छी से नॉलेज ले ली, डेडिकेट AWS टीम पे चला गया। तो ऐसे नेक्स्ट लेवल पे होता है। ठीक है, तो हमारा व्हाट काइंड ऑफ जॉब डूइंग इन डेवॉप्स प्रोफाइल ये समझ में आ गया। डेवॉप्स प्रोफाइल का इंजीनियर क्या जॉब करेगा, डेवॉप्स प्रोफाइल का इंजीनियर ये सारी चीजें देखेगा, पूरी चीजें की नॉलेज होनी चाहिए। गिटहब, सोनारक्यू, मार्विन, सेलेनियम, एंसिबल, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज, प्राइमरी सर्विसेज जो होती हैं, अगर क्लाउड, AWS क्लाउड, एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड, क्योंकि किस क्लाइंट का डेटा सेंटर कहाँ लगा हुआ है, मॉनिटरिंग टूल। अब इनमें लिनक्स आ जाएगा, लिनक्स, AWS, एजोर, डॉकर, कुबरनेटिस सब आना चाहिए। समझ आई? तो आप इसको कैसे सीख रहे होते हो, सबसे बेसिक चीज होती है लिनक्स। लिनक्स तो आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि गिटहब इंस्टॉलेशन करोगे तो लिनक्स के ऊपर, सोनार की इंस्टॉलेशन लिनक्स के ऊपर, मावेन लिनक्स के ऊपर, अनसेबल लिनक्स के ऊपर। तो लिनक्स सबसे पहले आना चाहिए। AWS आ जाए आपको, एजोर आनी चाहिए, गूगल क्लाउड आनी चाहिए, डॉकर आना चाहिए, कुबरनेटिस आना चाहिए, एनसेबल आना चाहिए, गिटहब आना चाहिए आपको, जेनकिंस आना चाहिए आपको, सोनार क्यू आना चाहिए आपको। ठीक है, मार्वेन आना चाहिए आपको, सिलेनियम आना चाहिए आपको, मॉनिटरिंग टूल आने चाहिए आपको, नागियोस काइंड ऑफ थिंग। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए अगर डेवऑप्स इंजीनियर की प्रोफाइल पे जाना चाहते हो तो। ये सारी चीजें आएंगी तो ही फिर आप इस इन्वायरमेंट को समझ पाओगे। अब कई बंदे बोलते हैं मेरे को, सर मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ AWS सीख के लग जाऊंगा क्या जॉब? तो आप अगर AWS बस सीख के अगर आप जॉब में लगने जाते हो, इसका मतलब क्या है कि आप डेडिकेट प्रोफाइल पे जा रहे हो। और डेडिकेट प्रोफाइल पे किसको रखा जाता है? जो पहले से इस इन्वायरमेंट में 4 5 साल काम कर रहा हो। अब बंदे सोचने लग जाते हैं कि यार मैं तो 10 साल से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पे काम कर रहा हूँ, मैं डेवऑप्स सीख के AWS सीख के डेवऑप्स प्रोफाइल पे चला जाऊँ, नहीं रखेगी। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस तो है नहीं AWS के ऊपर जो आपको AWS पे डेडिकेट रख लेगी। आपको तो इस इन्वायरमेंट में जब आप घुसोगे फर्स्ट टाइम, तो आपसे सारे काम करवाएगी। कोई भी कंपनी बोलती है यार ऐसा कोई बंदा आ रहा है तो सब कुछ करा लो पहले।
जब तक वो प्रोफेशनल ना बन पाए। प्रोफेशनल कब बनोगे? जब आप चीता हो जाते हो। तो इस एनवायरनमेंट में घुसने के लिए इन सारी चीजों का नॉलेज लेके आदमी घुस जाता है इंटरव्यू में, इसलिए सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिर आप घुस गए, 2-3 साल इस एनवायरनमेंट में काम करना, फिर सेलेक्ट हो जाना। तो समझ आ गई व्हाट काइंड ऑफ जॉब डूइंग इन डेवॉप्स प्रोफाइल, ये सारा काम आप कर रहे हो। अब कई बंदे मेरे को बोलते हैं, रुक जाओ, इसका क्वेश्चन सेकंड में बता देता हूँ। हाउ टू स्विच योर सेल्फ फ्रॉम अदर आईटी जॉब टू डेवॉप्स प्रोफाइल। तीसरा नंबर का आंसर, आप अपने आप को कैसे अदर आईटी प्रोफाइल से डेवॉप्स के साथ स्विच कर सकते हो। देखो, मान लो आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो। किससे हो? डेवलपमेंट बैकग्राउंड से। आप डेवलपमेंट कर रहे हो, यहाँ पर जावा में डेवलपमेंट कर रहे हो। आप डेवलपमेंट कर करके थक गए हो, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। होता है ना ऐसा? डेवलपमेंट कर करके थक गए हो, सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा ले लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा का मतलब क्या होता है? आप कंपनी को बोलो कि मैं डेवलपमेंट करने के बाद आगे का स्टेप भी देखने को रेडी हूँ, आगे का स्टेप भी मैं मैनेज कर लूँ। तो आप इन सारे टूल का नॉलेज ले लो डेवलपमेंट के साथ। तो आप कंपनी को बोलो कि मैं डेवॉप्स प्रोफाइल में जॉब करना चाहती हूँ। तो होता क्या है, देखो, डेवॉप्स प्रोफाइल में जैसे ये डेवलपमेंट कर रहा था। कई बार ऐसा होता है कि कोड यहाँ पे आया, ठीक है, कोड यहाँ पे आया, कलेक्ट हो गया, कोड की टेस्टिंग हो रही है, सोनार की कोड की टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग होते टाइम कोई दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई। अब दिक्कत दो चीज से रिलेटेड होगी, या तो कोडिंग से रिलेटेड होगी या तो इंफ्रा से रिलेटेड होगी। कोडिंग से रिलेटेड क्या होगी? उसका कोई सिंटेक्स वगैरह कुछ दिक्कत होगा, या कोई प्लगइन्स वगैरह दिक्कत होगा। या तो जिसके ऊपर कोड की टेस्टिंग हो रही है उस सर्वर में कोई दिक्कत होगा, उसका ओएस प्रॉपर नहीं होगा, या कोई डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर नहीं होगी। ये दो से रिलेटेड इशू होगा। तो जो सिस्टम एडमिन का जो बैकग्राउंड का बंदा होगा, वो तो अपनी चीजें बता देगा। अगर उसके ओएस से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, या उसकी क्लस्टरिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, नेटवर्क से रिलेटेड दिक्कत होगी, तो वो बोल देगा ये दिक्कत है। लेकिन मान लो अगर कोडिंग से रिलेटेड दिक्कत है, तो तब तो नहीं बता सकता। तब तो डेवलपर को ही पकड़ के ले आना पड़ेगा, और डेवलपर यहाँ बैठ के बैठा हुआ है। तो जिस डेवलपर को आप पकड़ के लाओगे और जो इस चीज को बताएगा, वो बोलेगा मैं तो इस इन्वायरमेंट में भी काम करने लग गया, है ना। ऐसी मार्विन के टाइम पे होगा, बिल्डिंग के टाइम पे इशू आ सकता है, सिलेनियम के टाइम पे इशू आ सकता है। तो क्या होता है कि कंपनी यहाँ पर दो टाइप के बंदे रख लेती है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और एक जो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का बैकग्राउंड का बंदा रहेगा, और एक डेवलपमेंट बैकग्राउंड का बंदा होगा, जो कोडिंग से रिलेटेड इशू बता दिया करेगा, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इशू होगा वो बता दिया करेगा। दो बंदे यहाँ पे बैठेंगे, दोनों बंदों का प्रोफाइल होगा डेवऑप्स। एक का बैकग्राउंड डेवलपमेंट, एक का बैकग्राउंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन दोनों का बैकग्राउंड, एक का डेवलपमेंट है एक का सिस्टम है, लेकिन दोनों को नॉलेज इस एनवायरमेंट लेवल की होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट वाला बंदा अपने आप को स्विच करके डेवॉप्स प्रोफाइल पे आता है तो इन चीजों को देखेगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाला इन चीजों को देखेगा। फिर इन चीजों को भी सारा देखते देखते दोनों की नॉलेज इनहेंस होती जाएगी, तो सारा एनवायरमेंट समझते जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट का बंदा भी का नेक्स्ट लेवल डेवॉप्स है, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बंदे का नेक्स्ट लेवल भी डेवॉप्स है। अब कई डेवलपर ऐसे होते हैं जो कोर डेवलपर है, जो सिर्फ डेवलपमेंट करते हैं बहुत हाई लेवल पे, वो इधर ही रहेंगे, वो इधर ही रखेंगे अपने आप को। और जो कोर डेवलपर है, हाई लेवल के डेवलपर है, उसकी सैलरी पैकेज ऑलरेडी हाई है यार, उसे यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आने की किसकी नीड होती है? जो एवरेज लेवल के डेवलपर होंगे, जो डेवलपमेंट भी सही से नहीं कर पा रहे, सही से करते हैं बट उतना हाई लेवल पे नहीं, उनका पैकेज हाई नहीं, अपना पैकेज हाई करना चाहते हैं, तो अपने आप को स्विच करके इस इन्वायरमेंट में आ जाओ भाई। डेवऑप्स में समझ आ गई। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा यहाँ इस इन्वायरमेंट में आता है, तो उसका तो फायदा ही है। ऐसे ही मान लो अगर कोई बंदा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में 10 साल से काम कर रहा है, वो डेवऑप्स इंजीनियर में आएगा, तो उसको क्या बेनिफिट होगा? वो डेवऑप्स हाउ टू मैनेज, हाउ टू स्विच, उसको क्या बेनिफिट होगा? उसको बेनिफिट ये होगा कि इनकी जो नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें होगी, ठीक है, मार्विन की नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज, सिलेनियम से नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज, एंसिबल से नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें, एडब्ल्यूएस क्लाउड में डेटा सेंटर लगा हुआ है वहां पे नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें हैं। तो जब अपने आप को स्विच करके इधर आएगा, तो इस नए एनवायरनमेंट की चीजें सीख जाएगा पूरा का पूरा। तो अपना जो पहले जो फिजिकल नेटवर्किंग करता था, वो सारी नेटवर्किंग बंदा यहाँ पे करने लगेगा, स्विच करके आएगा।
तो वो तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही है, तो उसको ये बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये था, हाउ टू मैनेज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। बंदा अपने पुराने एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज कर सकता है। तो ये वैसे ही है, पुराने एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज करेगा। डेवलपर है, यहाँ पे आके अपना पुराना एक्सपीरियंस यहाँ मैनेज कर लेगा। कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जब वो यहाँ पे आएगा तो देखेगा, अच्छा मैंने पहले ओएस मेरा ऐसा चलता था, अब ओएस ऐसा है, इनमें ओएस ऐसा है, इनमें ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीज देखेगा, तो उनका पुराना एक्सपीरियंस यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है। कई टेलीकॉम सेक्टर के बंदे हैं जो 8 साल से टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशन में। जब वो इन चीज़ों को लर्न करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, अच्छा पुराना एक्सपीरियंस को मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है। हो तो आप आईटी ही बैकग्राउंड से। हाँ, कोई अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से, उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। कोई अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से, मेडिकल से है, फाइनेंस से है, कहीं से है, उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि उसने कभी आईटी पे काम ही नहीं किया, तो उसको बहुत समस्या आती है। तो अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो, मान लो आप टेलीकॉम सेक्टर से हो या नेटवर्किंग से हो या ओएस से हो, तो आप आईटी का ही हिस्सा हो, आपको सारी चीजें बहुत जल्दी से अच्छे से कोरिलेट आप कर पाओगे, क्योंकि आईटी का ही नेक्स्ट लेवल है। आईटी में जो पहले काम होता था उसका ही नेक्स्ट लेवल है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस को मैनेज कर सकते हो। आप कंपनी में बोल सकते हो कि मैं पहले जिस कंपनी में था वहां पे ये इन्वायरमेंट चलता था और मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया, और लर्न करके सारी चीज सीख सकते हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ टू गेट जॉब फ्रेशर का। फ्रेशर बंदे कैसे जॉब ले सकते हैं। तो देखो, फ्रेशर बंदों के साथ बहुत बड़ी समस्या आती है। फ्रेशर बंदों की तो समस्या ये आती है कि आजकल आप जब कॉलेज में रहते हो तो आपको सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे सिखा दी जाती हैं। ठीक है। और लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं, इसका मतलब होता है कि आप ऐसा किसी कंपनी में आपने ऐसा कैंपस सिलेक्शन हो गया, तो ठीक हो गया। आप किसी कंपनी में ऐसा कैंपस सिलेक्शन आपका हो गया, तो ठीक हो गया। आपने जावा बेस सीखा तो जॉब लग गई। 2-3 साल वहाँ पे सर्वाइव करोगे, तब तक आप सारी चीज़ें समझ भी जाओगे आगे क्या चल रहा है। लेकिन कैंपस बेस सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करो। तो जब कैंपस बेस सिलेक्शन नहीं होता तो बंदे डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब सर्च करते हैं। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड जब जॉब सर्च करते हैं, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो। अब कंपनी क्या सोचती है, कंपनी बोलती है कि जो चाहे वो डेवलपमेंट का बंदा हो चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा हो, उसको हायरिंग हम लोग डेवॉप्स प्रोफाइल पे करते हैं, दोनों काम करा लिया करेंगे, ऐसा होता है। समझ आ गई। तो आपको डेवऑप्स की सारे टूल सीखना होगा, तब जाकर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आपके लिए सिंपल सा वे है, आप एक काम करें, सारे टूल को सीखें। सारे टूल को सीखें, सारे टूल को सीखने के बाद इस टाइप से एक प्रोजेक्ट बनाएं, 2 4 10 प्रोजेक्ट बनाएं। उसके बाद अपनी सीवी तैयार करें, देन उसके बाद इंटरव्यू में जाएं। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो एक इंटरव्यू देंगे, 2 इंटरव्यू देंगे, 4 देंगे, 10 देंगे। 10 इंटरव्यू में आपको इतना क्लियरिटी हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या कैसा होता है। और 11वें में सेलेक्ट हो जाएंगे। जब सेलेक्ट होंगे तो वहां पे भी बहुत सारी चीज सीख जाएंगे। जब वहां से सीख जाएंगे, ऐसा एक्सपीरियंस होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज। फोकस कैसे करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोकस कैसे करें, कैसे फोकस करें। ठीक है। तो देखो, बहुत सारे लोग दो दो, तीन तीन, चार चार चीज को एक बार में फोकस करते हैं। राइट। बहुत सारे बंदे मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो साइड बाई साइड बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं और साइड बाई साइड इन टूल की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो फोकस आपको एक चीज करना है। फोकस कैसे करना है, देखो, अब अगर हम लोग बात करें, इतने सारे टूल को कितना दिन लगेगा सीखने में। इतने सारे टूल को कितना दिन लगेगा सीखने। ठीक है। तो इन टूल को दो तरीके से सीखा जाता है। पहला तरीका ये होता है कि हर टूल के ऊपर 10 से 20% की नॉलेज आप ले लो, मतलब जितनी नीड है। हर टूल के ऊपर 10 से 20% की नॉलेज ले लो। लिनक्स के ऊपर 10 से 20% लो, एडब्ल्यूएस के ऊपर, एजोर के ऊपर, जीसीसी के ऊपर, डॉकर के ऊपर 10 से 15 20%।
हर टूल के ऊपर 10 से 20% की नॉलेज आपने ले ली। अब 2 महीने 2.5 महीने, मैक्स से मैक्स 3 महीने में कवर कर लो। लेकिन वो जो 10 से 20% की नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपको डिस्टर्ब करती है। आपको कम से कम 60% की नॉलेज होना चाहिए पर टूल के ऊपर। मतलब लिनक्स के ऊपर 60% की नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम। 60 से ऊपर तो अच्छी बात है, हर टूल के ऊपर 60%, तो आप जाके अच्छे से इंडस्ट्री में काम कर पाओगे और उसको इंटरव्यूअर को अच्छे से आंसर दे पाओगे। हर टूल के ऊपर 60% से ऊपर। और हर टूल के ऊपर अगर आप 60% से ऊपर की नॉलेज लेने का सोचते हो तो टाइम लगता है दोस्तों। अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आप समझ लो मैक्स टू मैक्स 2 साल लगेगा आपको। मैक्स टू मैक्स 2 साल अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो। कैसे? देखो, आप ट्रेनिंग करते हो इसका मतलब आप पहले लिनक्स की ट्रेनिंग करो, फिर एडब्ल्यूएस की। और लिनक्स की अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो कोई भी अगर आपको ट्रेनिंग देता है तो एक दिन में 2 घंटे देगा। और मान लो कई लोग बोलते हैं ज़्यादा 4 घंटे हम कर सकते हैं, 5 घंटे कर सकते हैं। तो कितने दिन आप 5 घंटे करोगे? माइंड आपका हैंग हो जाता है। तो और सामने किसी के पास टाइम भी नहीं होता कि आपको 2 घंटे से ऊपर डेली दे। मान लो आप किसी भी के साथ भी ट्रेनिंग करते हो तो 2 घंटे करते हो एक दिन में, तो 1 महीना आपका, 1 से 1.5 महीना आपका लिनक्स, 1 से 1.5 महीना एडब्ल्यूएस, ऐसे कैलकुलेट कर लो। मैक्स टू मैक्स 1.5-2 साल आपको लग जाएंगे। कई बंदे मुझे बोलते हैं सर आप ट्रेनिंग दे दो, सर हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग दे दो। मैं ट्रेनिंग क्यों नहीं देता? मैं ट्रेनिंग इसीलिए नहीं देता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली 2 घंटे आपको दूं। और अगर मान लो मैं डेली 2 घंटे दूं भी और 2 साल में जाके इन चीजों को कंप्लीट करूं, तो आप मुझे बताइए मेरा वर्थ कितना होना चाहिए? कम से कम 1 लाख फी होनी चाहिए पूरे डेवॉप्स की, पूरे टूल सिखाने की। 1 लाख से ऊपर ही 2 साल दूंगा। समझ रहे हैं? और आपके पास भी इतना टाइम नहीं कि आप 2 साल तक वेट करो इन चीजों को सीखने में, क्योंकि ऑलरेडी इतना पीछे हो चुके हैं। तो ने इसका सोल्यूशन मैंने क्या किया, इसका सोल्यूशन मैंने ये किया, हर टूल की वीडियोस मैंने बना के रख दी। हर टूल की मैंने वीडियोस बना रख के रख दिए, 60% से ऊपर ऊपर नॉलेज के साथ। 60%, 80%, 100% तो नहीं है। 100% तो देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी 100% पूरी नहीं होती, कहीं ना कुछ तो मिस ही होगा, अपडेट होता ही रहता है। 60% से ऊपर मेरे पास हर टूल की नॉलेज है। हर टूल की नॉलेज के ऊपर वीडियो मैंने बना के रखी। आप मेरे से वीडियो बाय करो, देन उसके बाद आपको पढ़ने का फोकस कैसे करना है देखो दिखाता हूँ। डेली आप 4 घंटे लर्न करो, डेली 4 घंटे लर्न करो। डेली 4 घंटे कैसे लर्न करो मैं बताता हूँ। आप टाइम मैनेजमेंट सीखो। टाइम मैनेजमेंट मतलब आप जैसे अपनी घर से ऑफिस जाते हो या कैब में जाते होगे, मेट्रो में जाते होगे, जैसे भी जाते हो। मान लो आप मेट्रो में जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, कैब में जा रहे हो तो भी बढ़िया है। आपके ऑफिस से, आपके घर से आपको ऑफिस का जो डेस्टिनेशन है, कम से कम 30-40 मिनट्स तो लगते ही होगा आने जाने में। जाने में, आने में भी 40 मिनट्स। तो जब भी आप कैब में बैठते हो ना, तो वीडियो की लिसनिंग कर लो मेरे। ठीक है? 40 मिनट्स आपने लिसनिंग कर ली कोई भी टॉपिक को लेके। जब आप वापस घर आ रहे हो 40 मिनट्स वहां लिसनिंग कर लो, तो 1.5 घंटे आपकी ये हो यूटिलाइज कर लिया आपने, लिसनिंग कर लिया। ऑफिस में जब लंच का टाइम होता है, वहां 30 मिनट्स लिसनिंग कर लो। ऑफिस में कभी टाइम मिलेगा वहां लिसनिंग कर लो। जब भी आप घर पहुंचते हो, तो घर पहुंच के आप 1 घंटे डेडिकेट निकाल के उसकी लैब कर लो। समझ आई? लैब कर लो। लिसनिंग, आप लिसनिंग आपने कहाँ किया? ट्रैवलिंग के टाइम पे। राइट? कई बार ऐसा होता है कि आप वॉशरूम में जाते हो, है ना? वॉशरूम में भी आप 5-10 मिनट बैठते हो, वहां पे भी लिसनिंग कर लो, हेडफोन लो, मोबाइल पे लिसनिंग कर लो। घर पे पहुंच के 30 मिनट्स, 1 आवर्स निकाल के आप उसकी लैब कर लो, एक टॉपिक आपका हो गया खत्म। ऐसे 4 घंटा डेली निकाल लो। ऐसे डेली 4 घंटा निकालते हो वीडियो के थ्रू, तो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में आप पूरे टूल खत्म कर लोगे। खत्म करने के बाद फिर इन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाओ। देन उसके बाद अपनी सीवी तैयार करो, naukri.com में अपलोड करो, देखो कितने कॉल आएंगे। इंटरव्यू अटेंड करो डेली, सेलेक्ट हो जाओगे। इस तरीके से आपको फोकस करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि मैं अब तो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ यार, गाने सुन रहा हूँ। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो?
मैं वॉशरूम में क्या हूँ, गाने सुन रहा हूँ, लंच का टाइम और दोस्तों की तरह गप गप कर रहा हूँ, पार्क में घूम रहा हूँ, क्या करना है? 6 महीना 7 महीना मेहनत कर रहा हूँ, मेट्रो में ट्रेवल कर रहा हूँ, नहीं गाने नहीं सुनना, सीधे अपने लेक्चर सुनो, घर पहुंच के यूटिलाइजेशन करो। और मैं इतना तो है कि घर पहुंचने के बाद 1 घंटे तो आप दे ही सकते हो, टीवी मत देखो, फैमिली के साथ गप मत करो, अपना लैप करो, इस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करो। समझ आ गई? और इन सब टॉपिक के ऊपर जो मेरे पास वीडियोस हैं, 500+ वीडियोस हैं। और सोचो 500 वीडियोस आपको लर्न करना है। इनमें से कुछ टूल के ऊपर वीडियोस भी बन रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया? तो फोकस आपको करना है। आप कंपनी में जाते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बॉस से डांट पड़ती है, तो आप कहीं डिस्टर्ब होते हो। डिस्टर्ब होने की नीड नहीं है, आप सिर्फ लर्निंग में फोकस करो। डेफिनेटली मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने सारी चीजें लर्न कर ली, तो आप डेवॉप्स प्रोफाइल में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया, कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए? आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट, what kind of job doing in DevOps profile, how to switch yourself from other IT job to DevOps profile, how to manage your previous experience, आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज कर सकते हो, हाउ टू गेट जॉब, फ्रेशर गाइड, ये हो गया हमारा। हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, ये हमने डिस्कस कर लिया। और ये सारे टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ हमारा डेवॉप्स का इंट्रोडक्शन भी कवर हो गया। ठीक हो गया दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय।